चेक पॉइंट 6 वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई फटाफट कर लेते हैं। क्या है ये? सेक्शन 15 में आता है। 15 1 2 3 4 5 सब सेक्शन हैं इसके, सब एंट्रीज हैं इसकी। इसमें 15(1) बताता है ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में। ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में दो कंडीशन, बायर सेलर का रिलेशन ही होना चाहिए और प्राइस इज़ अ सोल कंसिडरेशन। इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं और 15(2) में आते हैं, कुछ माइनस करते हैं। 15(3) में आते हैं, 5 चीज़ें ऐड करते हैं और 2 चीज़ें माइनस करते हैं। और यहाँ से अगर नहीं मिल सक रही है टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई तो 15(4) के पास जाते हैं, जो रूल 27 से 31 की तरफ लेके जाता है। टाइम हमने नहीं किया। 52 पे आते हैं क्या क्या एडिशंस होती हैं। एडिशंस होती हैं वो सारे टैक्स जो सब्सिट्यूट नहीं हुए जीएसटी में, जैसे कस्टम एक्सेट्रा, ठीक है। और दूसरा सेकंड सप्लायर का खर्चा जो बायर ने पे कर दिया, करना तो सप्लायर को होता है लेकिन बाय कर दिया, तो वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। उसके बाद चौथा क्या है, तीसरा क्या आ गया इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। चौथा क्या है, इंटरेस्ट पेनल्टी या फिर लेट फीस हो रही है वो आ जाता है। और पाँचवा क्या है, सब्सिडी। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी को छोड़ दो, इसके अलावा कोई दूसरी सब्सिडी इसको ऐड करना है इसके अंदर। तो देखा जाए ये सभी ऐसे एक्सपेंसेस हैं, ध्यान दो कि जो सेलर ऐड करेगा ही करेगा, नहीं किया तो ऐड करवाना है उससे। एक्चुअली इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐड ही करेगा। जो भी टैक्स सब्सिट्यूट नहीं है तो उसको अपनी वैल्यू बनाएगा ना, ऑब्वियसली बनाएगा, क्योंकि खर्चा पे किया उसने। सप्लायर का खर्चा जो बायर ने पे कर दिया, तो ऑब्वियसली वो बायर ने पे किया लेकिन वो चीटिंग कर रहा है तो उसको कर दो। इंसिडेंटल ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हुई है उसकी तो करना ही है, उसको ऐड करेगा वो ऑब्वियसली। इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस हुई है तो वो भी उसको ऐड कर देगा। सब्सिडी जो भी होती है, सब्सिडी गवर्नमेंट वाली तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है कुछ मत कर उसका, ठीक है, उसको ऐड मत कर। लेकिन जो प्राइवेट सब्सिडी हम नहीं मानते उसको, तो उसको ऐड कर, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू बनेगी उसके ऊपर टैक्स दे दे हमें, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आ गई। माइनस क्या करना है, प्री सप्लाई डिस्काउंट कुछ मिला है, पहले डिस्काउंट है तो ऑब्वियसली डिस्काउंट दिया तो उसने तो नहीं किया ना, मतलब उसे पैसा वो चार्ज ही नहीं किए, तो डिस्काउंट माइनस कर देना है। या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट बाद में, जैसे कि कैशबैक ऑफर आते हैं बाद में, तो वो क्या करते हैं, वो भी डिस्काउंट माइनस करना होता है। वो माइनस कैसे होता है, देखो इनवाइस में तो चेंज नहीं होता है, क्या लिखे इनवाइस में तो चेंज नहीं होता है, तो उसके इसमें क्या होता है हमारा, कैसे वो माइनस होता है पोस्ट सप्लाई, क्योंकि इनवाइस में कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए क्रेडिट नोट इशू होगा कि भैया ये ले, तो क्रेडिट ले ले, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअल जिस अमाउंट का होता है, मान लो पहले 60 का था, अभी वो डिस्काउंट के बाद 48,000 का हो गया, तो जो भी जीएसटी बढ़ गया होगा ना उसमें, ठीक है ना, सॉरी जीएसटी कम हो रहा होगा ना, जीएसटी कम लेना होगा उसको, सेलर को जीएसटी कम खींचना होगा उससे, लेकिन उसने ज़्यादा खींच लिया पहले क्योंकि प्राइस ज़्यादा था, अब प्राइस डिस्काउंट मिल गया उसको, तो जीएसटी भी कम खींचना था उस टाइम पे, अब ज़्यादा खींच चुका था उस टाइम पे, तो वापस देना है तो वो क्रेडिट कर देगा, ठीक है। वो जीएसटी उसको ऐड करके एक क्रेडिट नोट बना देगा। एक्चुअली क्रेडिट नोट एंड ये क्या होता है, डेबिट नोट, ये एक्चुअली इसको कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, मैं देखो जरा, सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी कहते हैं। क्रेडिट नोट सप्लायर देगा बायर को पैसा या जीएसटी देने के लिए, क्रेडिट करने के लिए उसको बोलोगे ये तो क्रेडिट कर ले भाई। डेबिट नोट सेलर बायर को देगा तो सेलर बायर को ही वो पैसा या जीएसटी वापस मांगने के लिए डेबिट कर दे, अपने अकाउंट से तो डेबिट कर ले या अपने अकाउंट में तो क्रेडिट कर ले भाई, ले ले तो क्रेडिट कर ले, क्रेडिट नोट डेबिट कर दे अपने अकाउंट में और मुझे दे दे तो डेबिट नोट। क्रेडिट कर ले ये वाला, तू ले ले मेरे से, क्रेडिट कर ले तू, क्रेडिट कर ले तू, डेबिट नोट डेबिट कर दे तू। सेलर किसको बोलता है, बायर को। सेलर बोलता है बायर को या तो तू क्रेडिट कर ले ये क्रेडिट नोट लेके, या तो तू डेबिट कर ले अपने अकाउंट से, मुझे दे दे और डेबिट नोट से। ये देखो इसके लिए एग्जांपल भी बनाए थे मैंने, क्या है, जैसे कि ये हमारा स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ABCD है, बी की बात कर रही हूँ। ए ने बी से पैसा खींचा, इसने ए ने बी को सामान दिया, गुड्स या सर्विस, ये इनपुट हो गया, उसको टैक्स खींचा इसने, गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट ने इसको ITC दे दिया। बी ने आगे पे किया तो ये उससे टैक्स खींचेगा और आगे गवर्नमेंट को देगा, है ना। और उसके बाद सी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, फाइनली कस्टमर को देगा, कस्टमर से खींचेगा जीएसटी, गवर्नमेंट को देता है। इस तरह से सिस्टम चलता है हमारा। अब देखो यहाँ पर मान लो कोई सामान 60,000 का है, उस पर GST 12%, 7200 हो गया, टोटल 67,200 जो है उसने पे किया। उसने कहा था कि 50,000 से ऊपर सामान बेचोगे तो 20% कैशबैक मिलेगा, तो उस समय तो नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो बाद में कैशबैक आया 12,000 का। अब अगर तो GST कम करना चाहते तो वापस चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है।
क्योंकि इसने पहले कितना खींचा था, सिर्फ 7200 सरकार के पास पहुंच चुके हैं। अभी पूरा का पूरा ITC क्लेम नहीं कर सकता। अगर ये वापस अब क्या चाहते हैं, 7200 करता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि मैं भैया उस समय मैंने 60,000 का सामान ख़रीदा था और GST ज़्यादा पे कर दिया, ठीक है, अब मुझे कम करना है। ठीक है भैया, टैक्स तो कम करवा रहा है तो ITC भी तो कम ही मिलेगा ना। अगर तूने ITC क्लेम नहीं किया है तो ये इसको क्रेडिट नोट इशू कर देगा, जिसमें कि वो जितना भी एक्स्ट्रा GST है, कितना GST एक्स्ट्रा है, 60,000 माइनस 42,000, ठीक है, तो एक्स्ट्रा GST कितना किया है, 12,000 जो डिफरेंस है, 12,000 जो ज़्यादा का GST है वो कितना 12%, 1440 रुपये, तो वो कम हो जाएगा ITC में भी। ठीक है, ऑब्वियसली कम ही होगा, क्योंकि पहले ITC उतना नहीं मिलेगा ना। अब GST वापस मांग रहा है तो ITC भी तो कम ही मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है। क्योंकि अगर पूरा का पूरा पहले उसने GST खींच लिया था तो उतना ITC भी ले रहा था, तो ठीक है, कोई सरकार का तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन अब कह रहा है कि मुझे GST वापस करो जब ज़्यादा पे किया, तो ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मत लेना उतने का, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रहता है उसमें भी माइनस करना पड़ेगा उसको। समझ में आई बात? आई थिंक मेरी बातें क्लियर हो रही हैं आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा रूल नंबर 27 से 31 देख लेते हैं फटाफट। रूल नंबर 27 क्या कहता है कि इन केस, ये देखो डायग्राम देख लो, इन केस अगर आपको सामान बेच रहे हैं और रुपए के साथ साथ कुछ गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, मतलब मनी इज़ नॉट द कंसिडरेशन इज़ नॉट फुली मनी, तो उस केस में क्या होता है कि आपको 3 ऑर्डर्स हैं, ये कैसे करना है। सबसे पहले देखना है कि उस गुड सर्विस का फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, वो मिल जाता है तो उसको कंसिडर करो। नहीं तो जो साथ में गिफ्ट दिया है उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वो चेक करो, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है उसका, जो कि इन काइंड में है, ठीक है। नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, सिमिलर गुड्स जो अवेलेबल है उसका प्राइस देख लो। अगर फिर भी नहीं होता है तो कहते हैं भैया तुम रूल 30 के पास चले जाओ, 30-31 के पास चले जाओ, ऐसा बोलता है, 30-31 के पास चले जाओ, क्योंकि 27-29 ये तीनों ही कहते हैं कि अगर हमसे कैलकुलेट नहीं हो रहा तो रूल 30-31 के पास चले जाओ। 28 के कहते हैं, इसका भी आ जाओ यहाँ पर, ये क्या कहते हैं कि ये रिलेटेड पार्टी के बीच में है। अगर रिलेटेड पार्टी है, जैसे मैंने बताया था, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय हो गया या तो डिस्टिंक्ट पर्सन होगा, डिस्टिंक्ट पर्सन के हेडक्वार्टर टू ब्रांच ऑफिस हो गया। अगर उस केस में वो विदाउट कंसिडरेशन, याद करो 7(1)(c) पैरा 2 की बातें हो रही है यहाँ पर, जो विदाउट कंसिडरेशन वाले केस है जो सप्लाई बन जाते हैं, तो अगर उस केस में है, उस केस में कैसे कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करनी है, तो वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, एक सेकंड रुको। तो ये अगर रिलेटेड पर्सन है तो ये देखेंगे ओपन मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू पहला केस, दूसरा केस सिमिलर गुड्स का प्राइस देखेंगे। देखो इसमें विदाउट मनी होता है ना, तो इसमें इन काइंड की बातें नहीं होती हैं, तो सिमिलर गुड्स का प्राइस देखेंगे। और या तो फिर नहीं हो पा रहा तो कहता है कि गो टू रूल नंबर 30 और 39। 29 में किस तरह से बातें हो रही है, 29 में क्या हो रहा है कि वैल्यू सप्लाई बिटवीन या फिर प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू बाइंग एजेंट टू प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल टू एजेंट सेलिंग एजेंट या फिर बाइंग एजेंट टू प्रिंसिपल, और विदाउट कंसिडरेशन होता है, कहाँ होता है, रूल 7(1)(c) में पैरा 3 में ऐसी बातें हमने कही कि वो सप्लाई बन जाता है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो ये एजेंट है, एजेंट प्रिंसिपल से कुछ सामान खरीदा है, उसमें मार्केट वैल्यू जो थी 50 रुपये थी और उसने आगे बेचता है वो उसको 55 रुपये में, तो दो बातें होंगी, या तो ओपन मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू लेगा 50 रुपये, वो हमारा कंसिडर वो वैल्यू सप्लाई बन जाएगा। नहीं तो क्या बनेगा, 90% ऑफ द वैल्यू चार्ज्ड बाय द रेसिपिएंट। तो ये रेसिपिएंट है, वैल्यू चार्ज्ड बाय द रेसिपिएंट कौन है, इसने जो वैल्यू चार्ज की है इससे आगे बेचने से, यानी 55 रुपये चार्ज किया है दूसरे बंदे से, तो वो जो वैल्यू है वो उसका 90% लेंगे, 90% ऑफ 55 49.5 हो जाएगा 50। तो इसमें जो भी लेसर होगा विच एवर इज लेस, जो कि 49.5 यानी 55 का जो बनता है 90%, वो हमारे वैल्यू जो भी लेसर है वो वैल्यू हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी ऑटोमेटिकली। रूल नंबर 30, अब इन तीनों में से कैलकुलेट नहीं तो कहता है रूल नंबर 30 के पास आ जाए। 30 क्या कहता है, अगर 27-29 में कैलकुलेट नहीं हो रही है तो क्या करना है तुझे भैया, वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती है पता ही होगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू कॉस्ट बेसिस पे करना है। वैल्यू सप्लाई ऑफ द कॉस्ट बेसिस कैसे करना है, 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या तो कॉस्ट ऑफ प्रोविजन का 110% ले लो चुपचाप, और बस इसको कैलकुलेट कर लो। वैल्यू सप्लाई किसको कर लो, 110% ले लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ प्रोविजन की। रूल नंबर 31, अगर 30 में भी कैलकुलेट नहीं हो पा रही तो सरकार कहती है तुम्हें कुछ नहीं आता है, हम बेस्ट जजमेंट मेथड से हम खुद निकालेंगे, डिपार्टमेंट खुद निकालेगा बेस्ट जजमेंट मेथड से,
ठीक है, और ये हम वैल्यू सप्लाई कैलकुलेट कर देंगे। रूल नंबर 31A भी एक अमेंडमेंट है, ये जो कहता है कि बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, हॉर्स रेस के केस में क्या होता है, सिंपल सा रूल है 100/28 वैल्यू सप्लाई निकालने के लिए 100/28 इंटू हायर ऑफ फेस वैल्यू, जिसके ऊपर फेस वैल्यू लिखी है, या फिर प्राइस जो नोटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेट, जो उस लॉटरी का या फिर किसी भी चीज़ का प्राइस नोटिफाइड किया है उसका, या तो फेस वैल्यू, मतलब लॉटरी के ऊपर फेस वैल्यू लिखी है 100 रुपये, या तो गवर्नमेंट ने उसकी नोटिफाइड की है 90 रुपीज़। तो जो भी वैल्यू है ये या फिर ये, उसमें से जो हायर है उसमें से उसको लेकर इंटू 100/28 से मल्टीप्लाई कर देना, वो वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू सप्लाई बन जाएगी। समझ गए? ओके, 10 मिनट का बन गया बेटे।